हेलो गुरु। तो पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी कि कैसे ईएमटी को कम से कम टाइम में हमें खत्म करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अलग तरीके की टेक्निक और कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना होगा। ईएमटी स्टार्ट करने से पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं, आखिर हम कैसे किसी भी चीज़ को कंसेप्चुअल तरीके से याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि कैसे किसी भी वुंड की हीलिंग कैसे होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं, और हम देखेंगे कि कैसे हम उसको बिना याद करे सोच सकते हैं। और ये सिर्फ़ इसी चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में ये एप्लीकेबल हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैसे हीलिंग इफेक्ट होगी। सो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे वुंड की हीलिंग अच्छी कर सकते हैं हम कुछ चीज़ें याद रख के, या क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है वुंड की हीलिंग। यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कि कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, जैसे मान लो ये कोई एक पेशेंट है, ठीक है? ये एक कोई पेशेंट है और ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये कोई एक डॉक्टर है, ठीक है? ये डॉक्टर है। मान लिया इस पेशेंट को इसके कहीं किसी भी चीज़ पे, मान लो ये इसके एब्डोमेन पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ पे चोट लग गई। चोट लगने के बाद इसकी हीलिंग को क्या-क्या चीज़ें अफ़ेक्ट करेंगी, यानी ये कितनी जल्दी सही हो जाएगा घाव, ये हमें सोचना है। हमें ये नहीं है, हमें सोचना ये नहीं सोचना कि हमने कभी पढ़ा है, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ़ हम ये सोचना है कि कुछ चीज़ें अगर हमें आती हैं, जो कि होप कि सबको आती होंगी, वो चीज़ें अप्लाई करके हम कैसे करके सोच सकते हैं कि इस पेशेंट की हीलिंग को कैसे बढ़ाना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे चोट है। अब चोट लगने के बाद ये डॉक्टर है ये वाला, ये जो है ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट इसके पास आता है। पेशेंट, ये तुम्हारा पेशेंट है, इसको चोट लगी, ये एनवायरनमेंट है हमारा। चोट कैसे लगी या कुछ भी हुआ, कोई भी रीज़न हो सकता है, चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया, इसको ये हो गया। यानी इस एनवायरनमेंट ने इस बंदे को कुछ चोट दी, कोई भी रीज़न हो सकता है एनवायरनमेंट का, और भी रीज़न हो सकते हैं, और इस डॉक्टर के पास ये आया, डॉक्टर ने क्या किया, इसको सिल दिया। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन है। देखो, इससे पहले हमें एक चीज़ और ऐड करना होगी कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के वहाँ पे ब्लड जाएगा और वहाँ से वापस जाएगा और वो प्यूरिफाई होके, मतलब साफ होके दोबारा आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है और दोबारा से वापस होके दोबारा आएगा, ठीक है? अब हम किसी भी चीज़ को जानते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है, सारी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होगी और उसके लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। ये अगर इन्फॉर्मेशन, ये तो सबको पता होता है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, देखो कैसे में हम इसकी हीलिंग को कैसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। हीलिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अब इसमें सोचना है। अगर किसी भी तरह से ये ब्लड आना बंद हो गया, हीलिंग इफेक्ट होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो पेशेंट को हील नहीं करेगा। कैसे कैसे ये ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? क्या मैंने इसके ऊपर टाइट ड्रेसिंग कर दी, ये इसमें ब्लड जाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्या ब्लड इसके बाद, जो ये तो आर्टरी है, क्या वेन को मैंने कंप्रेस कर दिया, ब्लड आगे जाएगा? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जब यहाँ इकट्ठा हो गया तो नया आएगा नहीं। इसका मतलब अगर यहाँ पे भी कंप्रेशन कर दिया, तो तब भी हीलिंग इफेक्ट होगी। ये कैसे हो सकती है? या तो तुमने ड्रेसिंग की, या तो डॉक्टर ने या जो भी जिसने भी सूचरिंग की, वो बहुत ज़्यादा टाइट सूचरिंग सूचरिंग कर दी। समझ में आ गया? और ब्लीडिंग, अगर ब्लड चाहिए हीलिंग के लिए, क्या ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए? हीमोग्लोबिन अगर कम है, हीलिंग कम हो जाएगी, ठीक है? अगर किसी को ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन अगर यहाँ किसी भी रीजन की वजह से ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, नहीं, हीलिंग कम हो जाएगी। जैसे किसी को मान लो ब्लड में एथेरोस्क्लेरोसिस या डायबिटीज है, जिनमें तुम्हारा स्क्लेरोसिस हो जाती है ब्लड वेसल की, तो उसमें तुम्हारा कम ब्लड फ्लो, तो उनकी हीलिंग कम हो सकती है। ये रीजन हो सकता है। और किस रीजन की वजह से, मान लो किसी एक तो ये ब्लीडिंग का हो गया, ठीक है? आप और रीजन सोच सकते हैं कि क्या आखिर क्या है जिसकी वजह से हीलिंग इफेक्ट होगी। चलो यहाँ से एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट में क्या गया था, मान लो कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया है या फिर जो भी है, कोई और रीजन है, जैसे ट्रॉमा हो गया, और भी सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद थोड़े दिन बाद वो एब्सिस बन गया, वो बस्ट हो गया और खुल गया। अभी इसकी हीलिंग की बात कर रहे हैं हम, या हमने सर्जरी की, जो भी है अल्टीमेटली हम हीलिंग की। तो अगर मान लो इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया, तो ये एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया गया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इन्फेक्शन है, तो वो हीलिंग को होने नहीं देगा, हीलिंग को लगातार वो रोकेगा। तो एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकता है। क्या यहाँ से कोई भी चीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई और ऐसी चीज है जो ह्यूमिडिटी वगैरह वो इफेक्ट कर सकती है? कोई भी ऐसी चीज जो इफेक्ट कर सकती है, ठीक है? अभी हम एग्जांपल पे सोचेंगे, अगर मैं कहूँ किसी भी बीमारी के इन 7-8 रीजन के अलावा कुछ नहीं होता, देखते हैं इसमें लगा के क्या पेशेंट का इम्यूनिटी अफेक्ट करेगी इसकी हीलिंग को? हाँ, अगर इम्यूनिटी कम है तो इसकी हीलिंग कम होगी। इम्यूनिटी कम क्यों इम्यूनिटी से क्या होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है अच्छा, इसका मतलब बॉडी हमारी उसको इन्फ्लेमेशन नहीं कर पा रही है, जो कि हीलिंग के लिए जरूरी है। तो अगर इन्फ्लेमेशन नहीं कर पा रही है, हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो उसको
टाइम लग जाएगा, हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा। अब कहते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हीलिंग को और मतलब इसकी इम्यूनिटी किस-किस चीज़ की वजह से खराब हो सकती है। जैसे कि हमने देखा किसी की कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी वीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं लूँ, किसी को एड्स है, एड्स में क्योंकि वो लिम्फोसाइट्स वगैरह को जो कि हीलिंग का पार्ट हीलिंग में हेल्प करते हैं, उनको खराब कर दी तो हीलिंग इफेक्ट हो जाती है। किसी को ब्लड कैंसर है, अगेन ब्लड सेल में ब्लड सेल जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो और अदर सेल जो हेल्प करती हैं वो इफेक्ट हो जाएँगी। तो ब्लड कैंसर में ऐसा हो सकता है। या फिर हम अगर बात करें कीमोथेरेपी में क्या होता है तेरा सेल को तो जो डीएनए वगैरह उनको अफेक्ट करती है। ठीक है? तो सेल बहुत ज़्यादा उनका साइटोटॉक्सिक भी होती है, अदर मैकेनिज़्म भी होती है कीमोथेरेपी की, तो सेल को वो उसकी वजह से जो तेरी इम्यूनिटी की सेल है वो कम हो जाएगी, तो उनकी वजह से हो जाएगा। कुछ रेडियोथेरेपी वाले एरिया में भी सेम मैकेनिज़्म है कि सेल की जो इम्यूनिटी है, तो हीलिंग हैम्पर हो जाएगी। तो कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ में क्या है कि जो शुगर है उसकी वजह से ब्लड वेसल के अंदर वो माइक्रो एंजियोपैथी वगैरह हो गई और अदर रीज़न जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो वगैरह नहीं जा रहा है। तो वो एक इम्यूनो हो कुछ ड्रग हो गई, इम्यूनोसप्रेसिव जैसे कि मोस्ट कॉमन हम पढ़ते हैं स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड क्या है तेरा? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इन्फ्लेमेशन रोकेगा, इसका मतलब तेरा हीलिंग नहीं होगी। और भी है इम्यूनोसप्रेशन हम पढ़ते थे पहले, जैसे कि तेरा टैक्रोलिमस वगैरह और भी सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया। या तो अब एक रीज़न होगा इम्यूनिटी अफेक्ट कर सकती है। क्या इसको एज अफेक्ट कर सकती है? हाँ, एज भी अफेक्ट कर सकती है। अगर एज के साथ-साथ बॉडी के सारे फंक्शन क्या होते हैं, उनके फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो ब्लड वेसल हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है? तो वो भी रीज़न हो सकता है कि अफेक्ट करे। अब करेगी। इम्यूनिटी की बात बात हमने कर ली, ठीक है? ब्लड की बात हमने कर ली, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, तो और भी ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, ये हो गया। बायोकेमिकल की बात कर ली, कुछ केमिकल चाहिए हीलिंग के लिए, जैसे कोलेजन वगैरह के लिए हमें कुछ एलिमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है? कोलेजन जैसे शायद अगर मैं सही हूँ कॉपर मैंगनीज़ की कोई ज़रूरत होती है, तो उसको तो ऐसे ही तो बायोकेमिकल उसकी वजह से हो सकती है। कुछ किसी को कंजेनाइटल प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं बैठा है, पर ये जो मैंने जो भी कॉज़ लिखे हैं, सारे कॉज़ हर बीमारी के नहीं हो सकते, पर हर बीमारी में इन्हीं में से कॉज़ होगा, ये हमें निकालना सीखना है, ठीक है? डाइट की वजह से हो सकता है, हाँ, हो सकता है। डाइट की वजह से हमें पता है कि डाइट अगर पेशेंट नहीं लेगा, तो वो प्रोटीन नहीं जाएगी तो सेल नहीं बनेंगी और उसकी हीलिंग हैम्पर होगी। डाइट की वजह से और भी चीज़ हो सकती है डाइट की वजह से और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी तुम्हारी हीलिंग के लिए चाहिए, ज़िंक वगैरह, विटामिन ए ये नहीं मिलेगा तो हीलिंग हैम्पर हो जाएगी, ठीक है? अभी हम आते हैं और फिर एंड अगेन कि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है पर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बीपी बहुत जैसे हार्मोनल की कोई ऐसा है जिससे तेरा बीपी कम हो जाता है, तो बीपी कम होगा तो यहाँ पे ब्लड कम आएगा, अगेन वही मैकेनिज़्म एनवायरनमेंट में कोई डर्टी एनवायरनमेंट है इसमें जाके डस्ट हो जाती है, फॉरेन बॉडी चली जाती है तो उसकी वजह से हीलिंग अफेक्ट हो जाएगी। फ्रैक्चर की ट्रॉमा की वजह से अगर मान लो कि तुमने यहाँ पे सूचरिंग हमने की है और अगेन बार-बार पेशेंट उसको हिला रहा है या उस जगह पे मूवमेंट कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो हीलिंग हो रही थी वो बार-बार अगेन दोबारा से न्यू हो जा रही है, तो फिर वो हीलिंग को अफेक्ट करेगा। ऐसे हमने देखा होगा कि जॉइंट क चोट जो होती है, वुंड होता है, वो बहुत लेट ठीक होता है, उसका भी रीज़न यही है, ठीक है? अब बात होती है ट्रॉमा, ट्रॉमा में तो जैसे और भी हमने जैसे कीमोथेरेपी पढ़ लिया, ड्रग पढ़ लिया, यहाँ पर रेडियोथेरेपी का बता दिया, सर्जरी का भी बता दिया। अब सर्जरी का क्या अफेक्ट कर सकती है? सर्जरी काम है तेरा सर्जन का, यहाँ पे ये डॉक्टर जो है ये सर्जन है। इस सर्जन ने क्या किया इसकी सूचरिंग की, पर सूचरिंग करते हुए कुछ चीज़ें याद रखना है जो कि हीलिंग को अफेक्ट करेंगे। जैसे मैंने मान लिया ये एक वुंड है, इसकी 2 एजेस हैं। तो इन ये 2 एजेस हैं, जब सूचरिंग करते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखना है? सूचरिंग करते समय हमें जो ध्यान रखना है तो ये 2 एजेस हैं। ये सूचरिंग करते समय कि ये एज और ये एज एक-दूसरे में रॉ इनके एजेस हैं, मार्जिन है, वो अप्रॉक्सिमेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर यहाँ चढ़ा दिया। एक रॉ है, एक अनरॉ है, तो ये हील नहीं करेगा। तो मार्जिन अप्रॉक्सिमेटेड होना चाहिए। दूसरा इसको याद रखना अगेन वही कांसेप्ट कि सूचर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ब्लड वेसल कॉम्प्रोमाइज़ जो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये याद रखना है। तीसरी बात है कि ड्रेसिंग बहुत टाइट नहीं करना, अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगेन अब थर्ड जब इंसिजन देना है, तो वो भी इंसिजन अलोंग द लाइन देना है। अगर मान लिया हमारी बॉडी की लाइन हमने देखा होगा कभी तो ऐसे करके मान लो ऐसे लाइन है और इंसिजन अलोंग द लाइन देना, अगर ऐसे दोगे तो हीलिंग हैम्पर होगी। ये चीज़ें हो गई, ये सर्जन का रोल आ गया। अब बाद में रोल आता है कि तुम केयर की बात होती है, डेली ड्रेसिंग हो गया और भी चीज़ें हो गई। अब कहना है कि इसमें पेशेंट का क्या रोल है? पेशेंट का रोल हमने बता दिया कि पेशेंट की एज अफेक्ट करेगी, पेशेंट का जो मूवमेंट वगैरह अफेक्ट करेगा, पेशेंट के जो कैसा न्यूट्रिशन कैसा है वो अफेक्ट करेगा एंड अभी तक हमने जो समझा तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, एक पेशेंट फैक्टर है, एक एनवायरनमेंट और एक डॉक्टर फैक्टर, ये 3 चीज़ें। अगर सिर्फ मैंने एक इमेजिनेशन की होती कि क्या होता होगा उस टेबल पे जो पेशेंट लेटा हुआ है, वहाँ पे एनवायरनमेंट ये है, तो सारी कोई भी चीज़ है, इसी तरह से हमें सोचना है। हमें क्या करना है, एक सिचुएशन इमेजिन करना है, उसको एक इमेजिनेशन की कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि हमने पढ़ा क्या है और उसके हिसाब से लिखना है, तो वो नहीं है, वो गलत है। हमें सोचना है कि वहाँ पे क्या-क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि तुम जो पॉसिबिलिटी सोचोगे वो गलत होगी, नहीं है। बट बात ये है कि सारी चीज़ें किताब में लिखना पॉसिबल नहीं है और सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है तुम कुछ सोच लोगे और वो किताबों में नहीं लिखा है गलत है। हाँ, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं ऐसा सोचा है तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ? मुझे क्रॉस चेक कैसे करना है? या तो अपने सीनियर से या फिर हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से कन्फर्म कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी विल ट्राई टू स्टडी ईएनटी